बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने आइडियल गैस खत्म किया था, राइट। हम लोगों का लास्ट टॉपिक था डिफ्यूजन इफ्यूजन, जिस पर बेस्ड हम लोगों ने काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग बिल्कुल सेपरेट पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल गैस। देखो बेटा, आइडियल गैस से जो हमने पोर्शन पढ़ा था उससे बनते हैं न्यूमेरिकल्स, लेकिन जो रियल गैस हम पोर्शन पढ़ेंगे इससे बनते हैं लॉजिकल क्वेश्चंस। तो वहां अगर कंसेप्ट थोड़ा वीक रह जाता था, वैसे तो कंसेप्ट अच्छा रहना चाहिए हर जगह, पर अगर फिर भी थोड़ा सा अगर एक दो पॉइंट नहीं समझ में आया और हमको फॉर्मूले याद है तो हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। बट यहाँ पर फॉर्मूले बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक। न्यूमेरिकल्स नहीं बनते इस पोर्शन से। इस पोर्शन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, ग्राफिकल क्वेश्चन आएंगे, आपको चीजों को समझना पड़ेगा, राइट। तो सब चीजें आपके पास स्क्रीन पर लिखी होंगी अच्छे से। आप चाहे पहले लिख लीजिएगा, नहीं तो पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को पॉज करिएगा और आराम से सुनते रहिए, ठीक। अच्छा, आइडियल गैस क्या था? जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन को हर टेम्परेचर, हर प्रेशर, मतलब दुनिया के कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी कोने में उस इक्वेशन को फॉलो करें, ठीक। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्यों? बिकॉज नो गैस इज आइडियल। ऐसी कोई गैस आज तक नहीं बनी है जो हर टेम्परेचर, हर प्रेशर पर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करे, राइट। तो फिर क्या होता है? तो गैस का बिहेवियर आइडियल नेचर से अलग हो जाता है और वो नेचर फिर प्रोड्यूस करती है जो एक्चुअल में हमको दिखता है। मतलब जैसे ही O2 है, O2 के बीच में अट्रैक्शन है, डेफिनेटली। रिपल्शन है, डेफिनेटली। O2 वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, डेफिनेटली। पर आइडियल तो नहीं करती थी, ये तो आइडियल के पोस्टुलेट थे, राइट। तो रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंट होगा, ठीक है। तो रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस आया क्यों? आइडियल गैस के ऐसी कौन कौन से फ्लॉज थे जिन्होंने आइडियल गैस के कंसेप्ट को फेल किया, ठीक। तो वो थे केटीजी के दो अजम्पशन। कौन कौन से देखते हैं। पहला अजम्पशन था केटीजी का कि भाई कोई भी गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल आप मान लेना, राइट। यानी कि जिस भी कंटेनर में आप गैस को भर रहे हो, आप उस कंटेनर के वॉल्यूम को ही उस गैस का वॉल्यूम मान लेना। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में हर गैस अपना वॉल्यूम घेरती है, तो जब दूसरी गैस आएगी तो वो पूरे कंटेनर को नहीं, उस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम में से उस दूसरी गैस का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, बाकी का वॉल्यूम घेरेगी, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात, दूसरा असम्पशन क्या था कि भाई कोई भी इंटरेक्शन ही नहीं है गैसियस पार्टिकल के बीच में, यानी कि ना तो कोई अट्रैक्शन है ना ही कोई रिपल्शन है। तो एक्चुअल में हमें पता चला कि नहीं, गैसेस के बीच में अट्रैक्शन भी होता है और गैसेस के बीच में रिपल्शन भी होता है। अगर अट्रैक्शन नहीं हो रहा होता तो गैसेस लिक्विफाई कैसे करती, है ना, गैसेस सॉलिडिफाई कैसे करती। तो इसका मतलब अट्रैक्शन तो होता है, ठीक। तो ये दो फ्लॉस थे हमारे केटीजी के, जो कि आइडियल गैस की थ्योरी को वैनिश करते हैं और रियल गैस की थ्योरी को इमर्ज करते हैं, राइट। तो हम बारी बारी एक एक पॉइंट रियल गैस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले कौन सा वो साइंटिस्ट था जिसने आइडियल गैस की इक्वेशन को करेक्ट किया? तो वो साइंटिस्ट का नाम था वैन डर वाल। वैन डर वाल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आइडियल गैस के अंदर जो फ्लॉज थे उनको करेक्ट किया। कैसे करेक्ट किया? जो आइडियल गैस थी वो किसी भी मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करती थी, उन्होंने उसको कंसीडर किया। और आइडियल गैस में कोई भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कंसीडर नहीं होते थे, ना तो अट्रैक्शन ना ही रिपल्शन, उन्होंने उसको भी कंसीडर किया, ठीक। चलिए कैसे किया, अब इस बात को बड़े अच्छे से समझेंगे। जो जो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा उनको समझिएगा, जो मैं कहूंगा रट लो उनको रट लीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर करेक्शन। तो बड़े ध्यान से एक बात को समझिएगा। देखिए, आपका जैसे सपोज एक मॉलिक्यूल है, इसको बड़े आराम से समझिएगा। अब ये मॉलिक्यूल क्या कह रहा था, मतलब आइडियल गैस क्या कह रही थी कि ये मॉलिक्यूल जो है वो बार बार इस वॉल पे टकराएगा और इस वॉल पे कुछ प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से हम एक गैस का प्रेशर डिफाइन करेंगे किसी भी कंटेनर के अंदर, राइट। ऐसे हम डिफाइन करते थे किसी भी मॉलिक्यूल का प्रेशर, अच्छी बात है। लेकिन अब रियल गैस क्या कहती है? रियल गैस कहती है कि भैया गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, तो इसका मतलब जब ये मॉलिक्यूल इस दीवार से टकराने जा रहा होगा तो इसके पीछे के जो मॉलिक्यूल होंगे वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जिस स्पीड से जाके टकराना चाहिए था उस स्पीड से जाके नहीं टकरा पाएगा, स्पीड उससे कुछ कम हो जाएगी, ठीक है।
तो एक्चुअल में जो आपका प्रेशर लगेगा वो कुछ कम हो जाएगा, है ना। ठीक, तो इसका मतलब अगर आपको उस प्रेशर को बराबर करना है जो आप आइडियल में मान रहे थे, तो एक्चुअल में पी रियल जो है वो एक्चुअल में क्या है, कम है, किससे, पी आइडियल से, राइट। तो अगर आपको पी रियल को पी आइडियल के बराबर बनाना है तो पी रियल में कुछ ऐड करना होगा, सही है। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पीछे से खींच रहे हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है जिसको खींचा जा रहा है वो मॉलिक्यूल वॉल पर अच्छे से नहीं टकरा पा रहा है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर क्या हो जा रहा है, कम। तो और लेकिन आइडियल प्रेशर कहता था कि प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तो इस वजह से क्या होगा, पी रियल में आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा ताकि पी क्या आ जाए, आइडियल। ठीक ठीक है, तो वही चीज लिखी हुई है कि जब ये अट्रैक्शन होगा तो जो मॉलिक्यूल टकराने जा रहा है उसका मोमेंटम कम हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी कम हो गई, तो जिस फोर्स से वो बॉल पे टकराएगा वो कम हो जाएगा, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये पहली बात, ठीक। अब वो करेक्शन टर्म हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक। तो करेक्शन टर्म किस बात पे डिपेंड करेगा, सर कितने मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, राइट, एक्सक्यूज मी, ठीक। तो कितने मॉलिक्यूल खींच रहे हैं यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, राइट। तो जो करेक्शन टर्म होता है, जो करेक्शन टर्म होता है सीटी यानी कि करेक्शन टर्म, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के स्क्वायर के। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम के स्क्वायर के, राइट। तो जो करेक्शन टर्म है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n अपॉन v का होल स्क्वायर, या ऐसे कह लो n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं वेंडर वॉल कांस्टेंट, इसको डिनोट करते हैं ए से। तो करेक्शन टर्म हो गया ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो अब मैं बोलूंगा कि जो पी आइडियल है इट विल बी पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब इसमें साफ साफ लिखिएगा व्हाट इज पी, पी इज द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, P is the pressure exerted by molecule on the walls of the container. And what is AN square upon V square? It is the internal pressure. It is the internal pressure due to attraction between the molecules. तो जो टोटल प्रेशर है वो आपका एक्सर्टेड प्रेशर प्लस एडेड प्रेशर के बराबर होगा, ठीक। तो करेक्शन टर्म जो होगा वो एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इंपॉर्टेंट बात ये है ए हमें बताता है अट्रैक्टिवनेस ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि अगर किसी गैस के लिए ए की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब उसमें अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा हैं, अगर किसी गैस के लिए ए की वैल्यू कम है तो इसका मतलब उसमें अट्रैक्शन फोर्सेस कम है। इस बात को साफ साफ अच्छी भाषा में लिख लीजिएगा, ठीक। और ए जो होता है केवल और केवल ओनली और ओनली स्ट्रिक्टली डिपेंड्स अपॉन, स्ट्रिक्टली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, और किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं था करता, ठीक है। गैस फिक्स हो गई तो उसका ए फिक्स हो गया, चाहे कुछ भी कर दो, चाहे उस गैस को उठा के आप पृथ्वी से बाहर क्यों ना ले जाओ, उसका गैस जो उसका ए होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो और ए की वैल्यू जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा, जब गैस ज्यादा पोलर होगी, तो जितनी ज्यादा पोलरिटी ऑफ गैस होगी उतनी ज्यादा ए की वैल्यू होगी। इस बात को आराम से समझ के लिख लीजिए। अब मुझे निकालनी है ए की यूनिट, तो ए की यूनिट कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए मैं फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प लूंगा कि भाई P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है ना, तो जुड़ती वही चीजें हैं जिनकी यूनिट सेम होती है, इसका मतलब प्रेशर की यूनिट और ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की यूनिट क्या होगी, बराबर। अच्छा, प्रेशर की यूनिट क्या होती है सर, पास्कल,
वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है सर मीटर क्यूब, तो पास्कल इनटू मीटर क्यूब का होल स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर है ना तो v की यूनिट मीटर क्यूब और v का स्क्वायर मतलब मीटर क्यूब का स्क्वायर, तो बन गया m पे पावर 6 और n आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो बन जाएगा मोल माइनस 2। तो एक यूनिट हो गई ये एक ही। दूसरी यूनिट देखिए, प्रेशर को मैं एटीएम भी लिख सकता हूं और वॉल्यूम को मैं लीटर भी लिख सकता हूं, तो एक एक यूनिट हो गई एटीएम लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2। प्रेशर को मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इक्वल्स ए इंटू मोल पे पावर 2 अपॉन वॉल्यूम की यूनिट है मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा मीटर 6 और 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ बचा मीटर 4, तो एक यूनिट हो गई न्यूटन मीटर पे पावर 4 मोल पे पावर माइनस 2। ठीक, ये मैं बता ही चुका हूं आपको। अब बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम करेक्शन की। वॉल्यूम करेक्शन, तो वॉल्यूम करेक्शन कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम करेक्शन क्या होता है कि सर एक्चुअल में जो वॉल्यूम अवेलेबल था वही तो वी आइडियल था। वी आइडियल क्या था? जो वॉल्यूम अवेलेबल है गैस के फ्री मूवमेंट के लिए। तो आइडियल गैस में क्या हो गया था, एक गलती हो गई थी। क्या कि उन्होंने एक अजम्पशन मान लिया था कि भैया पूरा कंटेनर का वॉल्यूम अवेलेबल है, किसके लिए? फॉर द मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल के लिए। पर बाद में पता चला ना ना ना, पूरा वॉल्यूम नहीं है, पूरे कंटेनर के वॉल्यूम में से वो वॉल्यूम घटाइए जो फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। वो कौन सा वॉल्यूम होगा? जिसमें गैस ऑलरेडी प्रेजेंट है, दूसरी। ठीक, तो इसका मतलब उस वॉल्यूम को बोलेंगे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया। तो अगर अब आपको नया वी आइडियल चाहिए तो दैट विल बी वी माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक, तो अब ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक, देखो इस डायग्राम को मत देखो, अभी मैं जो समझा रहा हूं उसको समझिए। जैसे सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, इससे दूसरा मॉलिक्यूल आके टकराया, ठीक, तो अब बड़े ध्यान से देखना। अब ये वाला, इस वाले, ये मॉलिक्यूल ए हो गया, ये मॉलिक्यूल बी हो गया, ठीक है। तो अब बड़े ध्यान से एक बात को समझिएगा। अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक, तो ये जो बॉन्ड है, मतलब ये जो बी मॉलिक्यूल है, ये इसके चारों ओर से किसी भी एरिया से आ सकता है ना। ठीक, ठीक है, तो यानी कि ये एरिया वो एरिया हो गया जो फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस एरिया में तो ऑलरेडी दूसरा मॉलिक्यूल बैठा हुआ है। क्लियर है? ये वो एरिया है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो हर किसी को ना ये वाली चीज समझ नहीं आती, तो अगर आपको ये चीज समझ ना आए ना तो घबराइएगा नहीं। इस पर क्वेश्चन क्या बनेंगे और इसके फॉर्मूले क्या होंगे वो मैं आपको सारे टू द पॉइंट अच्छे से सारी बातें समझा दूंगा। ठीक, सुन लो, आ जाए समझ में वेल एंड गुड, ना आए सुपर गुड। ठीक, कोई काम का नहीं है हमारे, बस ऐसे ही मैं टाइम पास कर रहा हूं, मुझे समझाना है इसलिए। ठीक, तो ये वो वॉल्यूम हो गया जो अवेलेबल नहीं है मूवमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि इस एरिया में, इस सर्कल में कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता ड्यू टू रिपल्शन। ठीक है, ओके। अब तो इसका मतलब द एंटायर शेडेड रीजन इज एक्सक्लूडेड एज इट्स सेंटर ऑफ मास कैन नॉट एंटर दिस रीजन। मतलब ये जो न्यूक्लियस है वो यहीं पे अटक जाएगा, वो इसके अंदर नहीं आ सकता, इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक, अगर अच्छी लग रही हैं बातें तो लिख लो, अगर अच्छी नहीं लग रही तो इस लाइन को आप सीधे सीधे छोड़ सकते हो। बस ये डायग्राम बना लो और इसमें लिख लो कि भाई ये वाला जो बीच का मॉलिक्यूल है, ये जो बीच का एरिया है, ये क्या है? आपका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। ठीक, वो डायग्राम बना के सीधे पूछेगा आपसे। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, डायग्राम बना के पूछ लेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
ठीक। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर दोनों मॉलिक्यूल आइडियल होते तो एक्चुअल में तो उनके बीच में कोई भी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम तो तब आया जब ये मॉलिक्यूल इधर आके इसके साथ बॉन्ड बना गया या अट्रैक्शन शो कर गया। अगर अट्रैक्शन होता ही नहीं तो ये मॉलिक्यूल अदर पड़ा हुआ है, ये इधर पड़ा हुआ है, इधर भी कोई भी घूमे, इधर भी कोई भी घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो अगर आइडियल होता गैस तो कोई टेंशन ही नहीं थी, पर गैस आइडियल नहीं है। ठीक। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास उसके आगे नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये वो एरिया हो गया जिसमें आपका जो वॉल्यूम है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक। ठीक है, इसको और सरल भाषा में आप ऐसे समझ लो। ठीक है ना, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, मुझे पता है समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये ना ऑनलाइन नहीं समझ में आ सकता, इसको मैं ऑफलाइन विजुअलाइज आपको करवा पाता। इसको ऐसा समझ लो, देखो ये एक वॉल्यूम है और ये एक वॉल्यूम है। अब जब इस वॉल्यूम में ये गैस प्रेजेंट है तो ये जो बी गैस है वो इस वॉल्यूम में कभी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ए गैस प्रेजेंट है। सही है, बस सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो गया? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसको ऐसा समझ लो, ठीक, सरल भाषा। ठीक है, अब मैं इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को निकालने जा रहा हूं, बस ये आपको याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल निकालने जा रहा हूं मैं, पर मॉलिक्यूल। तो देखो, जब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है कौन सा? ये वाला पूरा, ये। ठीक है, और ये तो है ही है, क्योंकि ये तो पहले से था। ये तो मॉलिक्यूल तब भी नहीं घेर पा रहा था जब आइडियल थी, लेकिन अब साथ में ये और जुड़ गया बाहर वाला, इसीलिए इसको क्या बोल रहा हूं? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कैसे निकालूंगा? बड़े ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन की टेंशन ना लें, वो मैं बनवा दूंगा, और भरोसा रखें, वो सुन लें। पेशेंस, हैव पेशेंस। लोग पढ़ाते नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं, अच्छा लगे सुन लो, ना लगे छोड़ देना। क्वेश्चन अभी सारे बन जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, देखो ये जो रेडियस है ये वाली, ध्यान से देखना, कितनी हो गई? 2r। तो ये जो बड़ा स्फीयर बन रहा है ये वाला, ये डॉट डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 4/3 पाई, मतलब इसका वॉल्यूम 2r का होल क्यूब। तो क्या हो गया? 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, तो देखो 4/3 पाई 2r का होल क्यूब, ये क्या हो गई? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। पर ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितने मॉलिक्यूल की वजह से आया? सर एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल की वजह से एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना आया? इतना। तो एक मॉलिक्यूल की वजह से कितना आता? सर हाफ कर दो। ठीक है, तो जब इसको 2 के क्यूब को बाहर लेके आएंगे तो 8 आएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 8, सॉरी 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 4। तो एक मॉलिक्यूल के द्वारा जो वॉल्यूम एक्सक्लूड हो रहा है, ठीक, वो कितना है? वो एक स्फीयर के वॉल्यूम से 4 गुना ज्यादा है। अब ये बात आपको याद रखनी है, क्या? द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल इक्वल्स 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये अब रटा हुआ होना चाहिए। ये पहला फॉर्मूला और पहला पॉइंट, और इसकी इंटरप्रिटेशन भी पता होनी चाहिए। क्या? कि पर मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम एक्सक्लूड करेगा, that will be equals to how much? 4 into 4/3 pi r cube. That means it will be 4 times of the volume covered by individual molecule या individual atom. ठीक है जी, ओके, मान लेते हैं आपको ये वाली बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पर मॉलिक्यूल था, अगर मैं पर मोल निकालना चाहूं तो क्या करूंगा? अरे सर एक मोल में Na होते हैं, तो अब आप Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसी को रिप्रेजेंट करूंगा मैं किससे? B से। B वहां लिखा था एक कांस्टेंट A, अब एक यहाँ पे नया कांस्टेंट आया जिसको क्या बोलेंगे? B। तो बोलिए B की जय। ठीक, तो ये क्या होगा? B ऑलवेज डिफाइंड फॉर पर मोल। दूसरी बात, ठीक, और फॉर्मूला क्या आता है? 4Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक मोल गैस के द्वारा जितना वॉल्यूम एक्सक्लूड किया जाएगा उसको बोलेंगे B, और वो किसके बराबर होगा? वो एक स्फीयर के 4Na टाइम्स ज्यादा होगा। एक स्फीयर के वॉल्यूम के 4Na टाइम्स ज्यादा होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे।
दो बातें, दो फॉर्मूले आपकी टोकरी में पहुंच चुके हैं। यहां से एक बात समझ में आ रही है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का रेडियस होगा, यानी कि बिगर द मॉलिक्यूल मोर विल बी B, बिगर द मॉलिक्यूल मोर विल बी B। B क्या है? ये सेकंड वैन डर वाल का कांस्टेंट है। एक A था, एक B है। और याद रखना, B रिप्रेजेंट रिपल्सिवनेस। B represent repulsiveness। ठीक है, चलो। तो एक मोल के लिए हो गया B, तो n मोल के लिए कितना हो गया? NB। तो अब VI की वैल्यू क्या आ गई? V माइनस NB। ठीक। और जब B हम पर मोल के लिए डिफाइन करते हैं ना, यानी कि ये जो किया था हम लोगों ने, ये इसी को बोला जाता है को वॉल्यूम। इसी को क्या बोलते हैं? को वॉल्यूम। अच्छा, जितनी यूनिट V की होगी उतनी यूनिट NB की होगी। तो B की यूनिट क्या होगी? V बाई N। V की यूनिट लीटर, N की यूनिट मोल, तो लीटर पर मोल या मीटर क्यूब पर। तो ये सब बातें लिख लीजिएगा अच्छे से। यहां से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया और आशा भी नहीं है आगे कोई पूछेगा, पर ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब जो आपकी इक्वेशन बनी वो क्या बनी? इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू NRT। ठीक, पर अब हमारा P नहीं है। अब क्या हो गया? P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। और V नहीं है, V क्या हो गया? V माइनस NB इक्वल्स NRT। इसको बोलते हैं वैन डर वाल इक्वेशन। लिख लें आप, वैन डर वाल इक्वेशन। ठीक, अगर इसी इक्वेशन को मैं फॉर 1 मोल लिखना चाहूं, फॉर 1 मोल, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो उस समय पर जो वॉल्यूम होता है उसको मैं बोलता हूं मोलर वॉल्यूम, BM, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, जब एक मोल का वॉल्यूम को मैं क्या बोलता हूं? मोलर वॉल्यूम। तो अब मैं कैसे लिखूंगा? P प्लस N की वैल्यू तो 1 हो गई, तो A अपॉन BM स्क्वायर, VM माइनस B इक्वल्स RT। तो ये भी सही है। तो यहां से अगर प्रेशर की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा? P इक्वल्स RT अपॉन VM माइनस B माइनस A अपॉन VM स्क्वायर। ठीक, इसमें ये टर्म क्या बता रहा है? अट्रैक्टिवनेस। ये टर्म क्या बता रहा है? रिपल्सिवनेस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा, मैंने आपसे कहा आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का कर्व बनाइए। मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का कर्व बताया था, याद है आपको? बॉन्डिंग में, राइट? दिस शोज अट्रैक्शन, दिस शोज रिपल्शन। अरे सर, पगला गए होगा? आइडियल गैस में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, कोई रिपल्शन नहीं होता, तो कोई कर्व नहीं आएगा। कर्व आपका एज इट इज ऐसा ही रहेगा। नो कर्व, जीरो कर्व, कुछ कर्व नहीं है, यानी कि आंसर यही है। अरे वाह। अच्छा, अब अगली इक्वेशन देखो, इसका कर्व बनाना है। तो बड़े ध्यान से, ये आपका जेई एडवांस में आया था और तहलका मचा दिया था इस क्वेश्चन ने। क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। देखिए, अब बेटा देखो, इस कर्व में अट्रैक्शन था और रिपल्शन था। और अट्रैक्शन किसकी वजह से आता था? AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर के फैक्टर की वजह से। और रिपल्शन किसकी वजह से आता था? B वाले फैक्टर की वजह से। अब अगर आप अपनी इक्वेशन देखो तो आपको दिख रहा है कि अट्रैक्शन वाला फैक्टर तो जीरो हो गया, वो तो गायब है। ठीक, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन नहीं है, केवल क्या है? रिपल्शन। तो ग्राफ कैसा आएगा? कुछ ऐसा। ग्राफ कैसा आएगा? कुछ ऐसा, केवल ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन हुआ नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में गई नहीं।
केवल कहाँ गई, पॉजिटिव में ऊपर के ऊपर। बस हो गया आंसर, हाँ हो गया। ठीक, अगर क्वेश्चन कहता मान लो ग्राफ ऐसा है, मान लो इक्वेशन ये है, तो अब क्या होता सर, रिपल्शन वाला फैक्टर गया, केवल अट्रैक्शन वाला फैक्टर हो, तो ग्राफ हो जाता है ऐसा, बस खत्म हो गया, ये ग्राफ हो गया। क्यों, रिपल्शन है ही नहीं। ठीक, चलो हाँ, अब मैं कुछ गैसेस आपके सामने लिखी हुई हैं, इनके ए और बी के ऑर्डर आपको लर्न करने। अरे सर रटवा रहे हो, यस, बस इन गैसेस के आपको ये लर्न करने हैं कि ए का ऑर्डर ये होता है, बी का ऑर्डर ये होता है। ठीक, जितने अच्छे से आप लर्न कर लेंगे उतना आपका फायदा होगा। नीट में एक बार सवाल पूछा था इस ऑर्डर पर, उसमें ए की वैल्यू अगर आप देखेंगे ऑप्शन में तो वो सब में गलत है। ठीक, तो आप ऐसा मत सोचिएगा मैंने आपको गलत लिखवाई है, एक्चुअल में नीट में गलत दे रखी थी, तो फिर उसका आंसर लोगों ने बी की वैल्यू देख के लगाया था, क्योंकि ए की तो गलत ही थी। ठीक है, तो वो जो वहां पे लिखी हुई है वो गलत है, आपको सही ये लिखना। चलो, अब कोई ऐसी गैस आ जाए सर जो पोलर ही नहीं है, तो फिर तो उनके अंदर क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी। याद करो लास्ट वाला फोर्स, इंड्यूस डाइपोल फोर्स। तो जिसके अंदर जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, उसके अंदर उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी ए की वैल्यू उतनी ही ज्यादा। राइट, तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज, तो डाउन द ग्रुप ए की वैल्यू इंक्रीज। ये भी ए का ही ऑर्डर है। ठीक, मोर द पोलैरिटी मोर विल बी द ए, तो ये तो आपको वैसे उस ऑर्डर में मिल ही जाएगा, SO2 NO2 और CO2। अच्छा NO2 नहीं है, तो देख लो कैसे लगाया। अगर कोई ऐसी गैस आ जाए जिसको आपको ऑर्डर में ना मिल रहा हो तो फिर कैसे करोगे, अब ध्यान से देखिएगा। तो अभी आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, मोर द पोलैरिटी मोर विल बी द ए। तो CO2 तो बेटा नॉन पोलर है, डाइपोल मूवमेंट में सीख चुके हैं ना, म्यू इज इक्वल टू 0 है। और NO2 में क्या होगा, NO2 में ए किधर है और कुछ इस तरीके से बॉन्ड होता है। NO2 का वैसे कोई खास स्ट्रक्चर होता नहीं है, तो ठीक है, लोग ऐसे बना देते हैं, लोग ऐसे भी बना देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा के, मर्जी है अपनी अपनी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो ऑड इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो कोई खास नहीं खींच पाएगा, लेकिन SO2 में देखो बेटा लोन पेयर खींच रहा है, तो लोन पेयर तो बहुत ज़्यादा खींच लेगा, तो इसका म्यू सबसे ज़्यादा है, फिर NO2 का है और फिर CO2 का है, तो CO2 का ये सबसे कम, SO2 का ये सबसे ज़्यादा, NO2 का बीच में। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, दो मॉलिक्यूल हैं, इनका ए बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये बहुत तेज़ी से एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जितनी ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट होंगे इसका मतलब उतने ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे, और जितने ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे पूरे चांस है गैस उतनी जल्दी क्या हो जाएगी, लिक्विफाई। क्यों, क्योंकि लिक्विड और गैस में क्या अंतर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो लिक्विड बन गई, कम तो गैस बन गई, तो जितने ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना जल्दी लिक्विड बनेगी। तो इसका मतलब ए अगर ज़्यादा है तो आपको बाहर से फोर्स कम लगाना पड़ेगा, गैस को पास लाने में वो खुद ही ज्यादा जल्दी आ जाएंगी, तो आपको लिक्विफिकेशन में आराम मिलेगा। तो अगर ए ज्यादा है तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बोलते लिक्विफिकेशन है, लिखते लिक्विफेक्शन है। ठीक, अब भाई ये अंग्रेज लोगों का है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, चलिए तीन गैसेस आपके सामने लिखी हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। इनमें आपको तीनों गैस के ए के ऑर्डर में लगाना है। वीडियो को पॉज कर दें। ठीक, तो बचपन में शायद आपने सीखा होगा, अगर नहीं सीखा तो देख लीजिए। एन पेंटेन क्या है, ये है ना, ये CH3 CH2 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 CH3, ये एन पेंटेन है। आइसोपेंटेन कैसा होता है, CH CH3, ये आइसोपेंटेन है ना। और नियोपेंटेन कैसा होता है, ये नियोपेंटेन। ठीक है, तो हम बोलते हैं मोर ब्रांचिंग, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगी, यहाँ एक ब्रांच आई, यहाँ दो दो ब्रांच आ गई, है ना। मोर ब्रांचिंग लेस सरफेस एरिया, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है उतना सरफेस एरिया कम होता है, और जितना सरफेस एरिया कम होता है उतना ही कम होता है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, उतना ही कम होता है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, और उतनी ही कम होता है बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब कोई पूछे
एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या नियो पेंटेन का? आप कहोगे एन पेंटेन का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक ठीक है। तो इसका मतलब अगर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एन पेंटेन में सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब ए बी एन पेंटेन का सबसे ज्यादा होगा। लिक्विफिकेशन प्रेशर का मतलब क्या है? गैस को अगर आपको लिक्विफाई करना है तो ऊपर प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब गैस जितनी ज्यादा जल्दी लिक्विफाई होना चाहेगी उतना कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, और जितनी देर से होना चाहेगी उतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ए गैस सबसे जल्दी लिक्विफाई होना चाहती है, इसलिए ए गैस का लिक्विफिकेशन प्रेशर कम, फिर बी, फिर सी। ठीक है। वाह, तो ये आपका 2019 का क्वेश्चन, भारी भरकम क्वेश्चन है काफी, आराम से इसको समझेंगे। देखो आपको 4 गैस दे रखी हैं और ए और बी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बारी बारी देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो बेटा कह रहा है गैस सी विल ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम देन गैस ए, एंड गैस बी विल बी मोर कंप्रेसिबल देन गैस डी। चलो बारी बारी देखते हैं। तो बेटा कंप्रेसिबल का मतलब क्या है? कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल मतलब जिसको आप कंप्रेस कर सको, मतलब गैस को पास पास ला सको। तो अगर गैस पास पास खुद आना चाहती है तो इसका मतलब ज्यादा कंप्रेसिबल है, मतलब आप उनको और ज्यादा कंप्रेस कर दोगे। लेकिन गैस अगर पास पास ही नहीं आना चाहती, आप बाहर से फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? आपका फोर्स बेकार चला जाएगा, राइट? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। तो अगर ए की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब गैस ज्यादा कंप्रेसिबल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ये सब बातें लिख लेना, ये जो मैं बातें बोल रहा हूं यही पूछी जाएंगी, देख लो, न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। ठीक है, हाँ। तो बेटा लिख रहा है पहले ऑप्शन में गैस बी विल बी मोर कंप्रेसिबल देन गैस डी। तो गैस बी का ए है 155, गैस डी का, अरे ये तो ए तो सेम ही हो गया। ठीक है, तो अब बी पे चलते हैं। गैस बी विल बी मोर कंप्रेसिबल देन गैस डी। ठीक है, तो गैस बी का, बी देखिए 0.041 और इसका 0.0438, और बी क्या बताता है? रिपल्सिवनेस। इसका मतलब डी में रिपल्शन ज्यादा है बी से, तो अगर बी में रिपल्शन कम है तो आप बी को जल्दी कंप्रेस कर लोगे। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो ठीक है कि गैस बी विल बी मोर कंप्रेसिबल देन गैस डी। ठीक है, अच्छा, गैस सी विल ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम देन गैस ए। गैस सी, सी कहाँ है? ये रही, विल ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम देन गैस ए। चलिए चेक करते हैं। तो वॉल्यूम कैसे पता लगाते हैं? बी को देख के, बिकॉज बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर बी ज्यादा है तो आर भी ज्यादा ही होगा, तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। पर बी तो गैस सी और ए का क्या है? सेम है। तो हम किस पे चलेंगे? फिर हम ए की वैल्यू देखेंगे। तो बेटा सी का ए कम है, ए का ए ज्यादा है, इसका मतलब ए के मॉलिक्यूल पास पास होंगे, सी के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। दूर दूर होने का मतलब है वॉल्यूम ज्यादा घेरेंगे। तो गैस सी विल ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम, ना ना ना, गैस सी विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन गैस ए, एंड गैस बी विल बी मोर कंप्रेसिबल देन गैस डी। बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। और देखते हैं। चलिए, ये तो मैंने आपको सब बता ही दिया। अब बात करते हैं हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में। क्या होता है ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? वेल, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें ये बताता है कि आपका जो रियल गैस है वो आइडियल से डिविएट हो गई है, मतलब आइडियल बिहेवियर कुछ और होना चाहिए था, है ना, और वो उससे डिविएट होकर रियल बन गई है। तो कितनी रियल बनी है? मतलब अगर आइडियल होती, जैसे मान लो 5 एटीएम पे आइडियल होती, तो गैस जो रियल आई है वो 6 एटीएम पे है या 7 पे है? अगर 6 पे होगी तो इसका मतलब आइडियल के पास है, 7 पे होगी तो आइडियल से थोड़ा दूर है, 8 पे होगी तो और दूर है, इसका मतलब 8 वाली ज्यादा डिविएट हुई है आइडियल से, 7 वाली उससे कम हुई है, 6 वाली उससे भी कम हुई है, राइट? तो वो पता कैसे लगाते हैं? जेड, जेड देखकर। जेड क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या होता है जेड? वीएम रियल अपॉन वीएम आइडियल, यानी कि रियल का मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो आइडियल के वॉल्यूम को, तो क्या हो जाएगा? जेड निकल आएगा, है ना? मतलब
मतलब आपको रियल गैस का वॉल्यूम पता है, आइडियल का पता है, दोनों को डिवाइड दे दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, z। z जितना ज्यादा होगा आप कह दोगे उतनी ज्यादा डिविएशन है आइडियल गैस से। ठीक है, कोई नहीं निकल पाएगा आपसे, बस टाइम पास के लिए ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेटा अब आइडियल गैस क्या होता है, देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर मोल 1 मान लू तो पी वी एम इक्वल्स आर टी, तो वी एम क्या हो गया, आर टी अपॉन पी। पर ये वी एम किसका है, आइडियल का, रियल का ये फॉर्मूला नहीं होता। तो मैं जेड की वैल्यू लिख सकता हूं वी एम और अपॉन वी एम आइडियल की जगह आर टी अपॉन पी, पी ऊपर पहुंचा दूं, ठीक। तो जेड का एक नया फॉर्मूला बन गया पी वी एम अपॉन आर टी। इसमें ये वी एम क्या है, वी एम है मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। क्यों, क्योंकि वी एम रियल तो एज इट इज रहा, वैल्यू तो इसकी पुट करी थी आइडियल की। ठीक ठीक। अब अगली बात बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो मान लो ये दो गैस के मॉलिक्यूल हैं ए और बी, ठीक है। अब इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है, यानी कि ये आइडियल बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो और आपको इनको पास लेकर आना है, तो आपको बाहर से प्रेशर लगाना पड़ेगा, खुद से तो आएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, ठीक। तो आपने यहां से प्रेशर लगाया, मान लो ये प्रेशर है पी, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि ये दोनों आवरा कडाबरा छू, ये ए और बी क्या बन गए, रियल। और रियल में भी इनके बीच में अट्रैक्शन डोमिनेट है, यानी कि ये अट्रैक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा इनको पास लाना है, तो आप क्या कहोगे, सर देखो अट्रैक्शन डोमिनेट है तो ये ए और बी खुद पास आ जाएंगे। तो इसका मतलब मुझे जो बाहर से प्रेशर लगाना पड़ेगा पी डैश, दैट पी डैश विल बी लेस देन पी। और पी कौन सा प्रेशर था, जब गैस आइडियल थी। पी डैश कौन सा प्रेशर है, जब गैस रियल है। तो जब गैस रियल होती है तो आपको कम प्रेशर लगाना पड़ता है आइडियल से, अगर अट्रैक्शन डोमिनेट है, राइट। और यही अगर रिपल्शन डोमिनेट हो जाते तो सर ए और बी पास नहीं आना चाहते, तो क्या होगा, आपको बाहर से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्यों, पहले तो नॉर्मल बैठे थे, ना पास आ रहे थे ना दूर आ रहे थे, लेकिन अब तो पास आना ही नहीं चाहते, है ना, यानी कि रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है। रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है तो क्या होगा, तो पी रियल पी आइडियल से ज्यादा हो जाएगा। इसको ऐसे समझो, जैसे एक बच्चा न्यूट्रल है, मतलब उसका कहीं जाने का मन नहीं करता, वो घर में बैठा रहता है, ठीक। उसके पापा ने कहा दुकान चलें, चल लो, चल लेंगे, क्या दिक्कत है। थाईलैंड चलें, चल लो पापा, क्या दिक्कत है। बैंकॉक चलें, चल लो पापा। उत्तराखंड चलें, चल लो पापा, कोई दिक्कत नहीं, वो सब में राजी, ठीक है। अब एक बच्चा है, उसका मन है यार उत्तराखंड जाना है ना, ऋषिकेश जाएंगे, बंजी जंपिंग करेंगे, ठीक। पापा ने पूछा बंजी जंपिंग करेगा, हाँ 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 चलो 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 चलो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसका मन था जाने का तो पापा को बाहर से प्रेशर नहीं लगाना पड़ा, बस पापा ने पूछा और चल दिया, है ना। और जब बिल्कुल न्यूट्रल था तो क्या हुआ, ठीक है चला गया तब भी, लेकिन पहले वाले की अपेक्षा इतना आसानी से नहीं गया, है ना। तो सेम यही हो रहा है, जब मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होना चाहते हैं तो आपने जब बाहर से प्रेशर लगाया तो कम लगाना पड़ा, और जब न्यूट्रल था तो ठीक है न्यूट्रल ही है। लेकिन अब क्या हुआ, अब मेरा मन है कि बंजी करने जाऊंगा, लेकिन पापा ने पूछा कि बेटा तुझे ना कोटा भेजना है मुझे नीट की तैयारी के लिए, कि नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगा। अरे कैसे नहीं जाएगा, चल। बेल्ट उतार ली पापा ने, तो अब क्या हो रहा है, बेल्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, प्रेशर बाहर से ज्यादा लगाना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि बच्चे का अब मन नहीं है। तो ए और बी हमारे छोटे छोटे क्यूट से बच्चे हैं गैस के, इनका मन नहीं है पास आने का, आप जबरदस्ती पास ला रहे हो तो रियल में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा आइडियल से, ठीक है। ठीक, तो अब इस ग्राफ को समझते हैं बेटा। इसमें ए और बी दो ग्राफ हैं, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, तो इसका मतलब बॉयल्स लॉ फॉलो होगा, ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबल आएंगे। लेकिन इसमें एक रियल गैस है और एक आइडियल गैस है। अब आपको ये पता लगाना है ए रियल है या बी रियल है, ठीक। तो अब इसको कैसे पता लगाएंगे, बड़े प्यार से आराम से पता लग जाएगा, बस देखते रहिए। देखो जब वॉल्यूम कम है, बेटा बड़े ध्यान से समझिएगा, या फिर ऐसा समझो
इस पोर्शन में प्रेशर ज्यादा है और इस पोर्शन में प्रेशर कम है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, ठीक। तो जब बेटा प्रेशर ज्यादा होता है, जब प्रेशर ज्यादा होता है तो क्या होता है, दो चीजें होती हैं कि सर अगर गैस आइडियल है, ये दो मॉलिक्यूल हैं आइडियल के, प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब आप इधर से और इधर से इनको खूब धक्का मार रहे हो, तो क्या होगा, ये दोनों पास पास आ जाएंगे। ठीक, अब मॉलिक्यूल तो आइडियल थे, तो इनके बीच में अभी भी कोई रिपल्शन नहीं होगा, तो पास पास आ गए, ठीक है, ऐसे बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब गैस का मॉलिक्यूल रियल था, जब गैस का मॉलिक्यूल रियल था तो क्या हुआ, तो सर ये दूर दूर थे, आपने प्रेशर लगाया, ये पास पास आए, लेकिन जब ये इतनी पास आ गए ना तो इनके बीच में रिपल्शन होने लगा। क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ गए। तो सर जैसे ही रिपल्शन हुआ ना, इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको धक्का मारा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। प्रेशर बेटा दोनों जगह सेम लगाया मैंने, लेकिन यहां पे दोनों मॉलिक्यूल घेर रहे हैं ये एरिया या ये वॉल्यूम, लेकिन यहां पे घेर रहे हैं ये वॉल्यूम। ज्यादा वॉल्यूम कहां घेर रहे हैं सर, जहां पर रिपल्शन था। क्यों, रिपल्शन की वजह से दूर चले गए। तो हाई प्रेशर पर वॉल्यूम ज्यादा कौन सी गैस घेर रही है, ए, इसका मतलब ए कौन है, रियल, बी कौन है, आइडियल। ठीक ठीक, और लो प्रेशर पे जाके क्या हो जाएगा, ये देखो कंडीशन उल्टी हो गई, ये हो गया रियल, ये हो गया आइडियल। और जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अरे सर ये एक ऐसा और प्रेशर और वॉल्यूम आया है जब उसी टेम्परेचर पर आपकी रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करने लगी। अच्छा ऐसा भी होता है, रियल गैस आइडियल बन जाती है। हाँ, एक ऐसा प्रेशर और वॉल्यूम आता है गैस की जिंदगी में जो रियल गैस आपकी आइडियल बन जाती है। ठीक है जी, क्लियर जी, ठीक, आशा करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई। तो एक प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन 2019 मेन का, देखो क्या कह रहा है, वीडियो को पॉज कर दें, खुद से सॉल्व करें, ना हो फिर देखें कि भैया गैस ए है और गैस बी है, वॉल्यूम ऑफ गैस ए इज ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस बी। ठीक है, compressibility factor of gas A is thrice of compressibility factor of B। तो आपको बताना प्रेशर में क्या रिलेशन होगा, तो मुझे पता है सर जेड ए अपॉन जेड बी इक्वल्स टू, जेड का फॉर्मूला क्या था, जेड इज इक्वल्स टू पी वी एम अपॉन आर टी। तो टेम्परेचर तो सेम ही है, आर सेम होता है, तो जेड ए क्या है 3 जेड बी, जेड बी से जेड बी कैंसिल, वी बी क्या है 2, सॉरी वी ए क्या है 2 वी बी, तो वी बी से वी बी कैंसिल, तो पी ए अपॉन पी वी कितना आ गया 3/2, यानी कि 2 पी ए इक्वल्स 3 पी वी, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब इसी को मैथमेटिकली समझ लेते हैं। देखो अगर जेड की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब वी एम रियल अपॉन वी एम आइडियल की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब रियल का वॉल्यूम कम है और आइडियल का वॉल्यूम ज्यादा है। ऐसा कब हुआ होगा कि भैया रियल गैस कम वॉल्यूम घेरे और आइडियल गैस ज्यादा वॉल्यूम घेरे, ऐसा तो सर तभी हो सकता है जब रियल के मॉलिक्यूल पास पास हो और आइडियल के दूर दूर हो। तो रियल के मॉलिक्यूल्स तो तभी पास आ सकते हैं जब उनके बीच में अट्रैक्शन डोमिनेट हो, तो इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस आर डोमिनेट। और ये नेगेटिव डेविएशन क्या है, इसको अभी लिख लो, कल समझेंगे इसको, ठीक, बस साइड में लिख लेना। अगर जेड की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब रियल का वॉल्यूम आइडियल से ज्यादा होगा, और ऐसा तो तभी होगा जब गैसेस दूर दूर भाग गई हों। कब भागी होंगी, जब रिपल्शन फोर्सेस डोमिनेट होंगे। और ऐसी भी कंडीशन आती है जब जेड की वैल्यू 1 हो, मतलब रियल का वॉल्यूम आइडियल के बराबर हो, और इस समय पर रियल गैस शो करती है क्या, आइडियल बिहेवियर, यानी कि इस समय पर रियल गैस आइडियल बन जाती है। क्लियर है जी, चलिए तो वो कौन सा पॉइंट है जब रियल गैस आइडियल बन जाती है, साफ साफ दो कंडीशन लिखे। पहली कंडीशन
जब टेम्परेचर बहुत हाई हो। क्यों? अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो गैस के मॉलिक्यूल इतने दूर दूर हो जाएंगे कि ना तो उनके बीच में कोई अट्रैक्शन रहेगा ना ही कोई रिपल्शन रहेगा। ठीक, तो कोई भी गैस कब आइडियल बिहेव करेगी? जब टेम्परेचर क्या हो? हाई, पहली कंडीशन। और दूसरी बात, अगर मान लो बेटा तुमने एक चुनिया सी डिब्बी ले ली, बहुत छोटी सी डिब्बी, और टेम्परेचर तुमने उसमें खूब बढ़ा दिया, तो गैस मॉलिक्यूल बाहर थोड़ी निकल जाएगा, बढ़ बढ़ के भी कितना बढ़ेगा, इतनी डिस्टेंस हो गई लो, तो भी तो फिर तो यहाँ ज्यादा डिस्टेंस नहीं हुई। तो टेम्परेचर इनफाइनाइट होने के बावजूद भी वॉल्यूम भी इनफाइनाइट होना चाहिए। वॉल्यूम इनफाइनाइट कह लो, अगर वॉल्यूम इनफाइनाइट हो गया तो प्रेशर जीरो हो जाएगा, तो प्रेशर जीरो कह लो, या कह लो डेंसिटी जीरो हो जाएगी। ये तीनों बातें एक ही है। तो दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो टेम्परेचर इनफाइनाइट और एक इन तीनों में से कोई एक। जब ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली लगेंगी तो हम बोल देते हैं कि एट जनरली हम ये बोलते हैं कि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर एक रियल गैस आइडियल बन जाती है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। अभी रियल गैस में और भी बहुत कुछ बचा हुआ है। मैं आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। आप शुद्ध हिंदी में साफ साफ लिख लीजिएगा ताकि बाद में आप भूलें। ठीक, आज के लिए इतना ही। टाटा, सी यू, बाय बाय।